यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो सबसे डायनामिक सब्जेक्ट चल रहा है वो इकोनॉमी चल रहा है। अगर आप 2025 का पेपर देखें तो कहीं ना कहीं आप देखें कॉन्सेप्ट तो टेस्ट किए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स भी टेस्ट किए जा रहे हैं, बट उसके साथ साथ उसमें सी सेट का फ्लेवर भी लगाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हर बार पूछे जाते हैं और इसको आप कैसे सिंप्लीफाइड वे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाई इकोनॉमी इज अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट इन यूपीएससी। अब सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है जिससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में हमेशा आता है। अगर आप करंट अफेयर्स, इंडाइसेस और ये सब क्वेश्चन भी जोड़ लें तो वही नंबर 20 से 25 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब 1/4 पेपर, एक चौथाई पेपर आपको आ रहा है। अब इसमें मोस्ट प्रेडिक्टेबल प्लस मोस्ट स्कोरिंग है। क्यों है प्रेडिक्टेबल, क्यों स्कोरिंग है, बच्चों को काफी कठिन लगता है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि कौन से एरियाज पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ना है जिससे कि आप इसको आसानी से टैकल कर सकें। सो 20 to 25 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स एवरी ईयर ये पूछा जाता है। हाई आरओआई है, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो हाईएस्ट आफ्टर पॉलिटी, पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वो कानून से रिलेटेड है और आप एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में जा रहे हैं, इसलिए आपको कानून की जानकारी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकोनॉमी ही आपसे पूछा जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जो आप अमाउंट ऑफ टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा रहे हैं और क्वेश्चंस उससे मिल रहे हैं। इनका क्या डायरेक्ट लिंक है करंट अफेयर्स के साथ, तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमी साथ साथ में कवर होती जाती है। तो जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट उसको करंट से लिंक करके पूछा जाता है। इजी टू प्रिपेयर स्मार्टली मतलब आसानी से आप इसको स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। मेंस में जीएस 3 की बात करूं तो 6 से 7 इकोनॉमी क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, मतलब लगभग 125 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पैटर्न में, नॉट टॉपिक्स में। मतलब एक जो पूछने का तरीका है, टॉपिक्स हैं जो थीम्स हैं वो रिपीट की जाती हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। यू डोंट नीड टू स्टडी फुल इकोनॉमिक्स, जस्ट रिकरिंग यूपीएससी स्पेसिफिक एरियाज को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, वंस कोर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एलिमिनेशन बिकम्स ईजियर इन प्रीलिम्स। मतलब एक बार आप फिस्कल पॉलिसी समझ गए, मॉनेटरी पॉलिसी समझ गए, उनके बीच का इंटीग्रेशन समझ गए, उससे रिलेटेड इन्फ्लेशन के साथ रिलेशनशिप समझ गए कि जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एक बार कंसेप्चुअली क्लियर हो गई तो आपको ये सब्जेक्ट आसानी से टैकल किया जा सकता है। अब इकोनॉमी इज नॉट हार्ड, क्या इट जस्ट बैडली टॉट। हमको समझना और जो पढ़ाने वाला है उसके ऊपर है। विथ कॉन्सेप्ट्स इट बिकम्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। तो इसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल जो है इकोहॉलिक्स का, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉप 10 रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स इन यूपीएससी। ठीक है, ये सारे हैं, काफी मेहनत से निकाले हैं, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दीज 10 एरियाज कवर 70% ऑफ ऑल इकोनॉमी क्वेश्चन, तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके पास ये एरियाज बचेंगे। ठीक है, अब इन्फ्लेशन है पहला एरिया, जिसमें क्या पूछा जाता है इन्फ्लेशन इन मॉनेटरी पॉलिसी में, वो मैंने लिखा है। जैसे रेपो रेट है, सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आरबीआई के टूल्स, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये सारी चीजें हर साल आपको एग्जाम में दिख जाएगी। ठीक है, फिर फिस्कल पॉलिसी और डेफिसिट के टाइप की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट आते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, और इससे रिलेटेड एक्ट एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जो सरकार के फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। फिर जीडीपी, जीवीए से रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि भाई बेस ईयर क्या होता है, नॉमिनल वर्सेस रियल क्या है, और आजकल इसमें सीसेट का फ्लेवर भी दे दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि जो कुछ नंबर्स दिए जाते हैं जिससे कि आपको फॉर्मूला टेस्ट कर सके। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक्सटर्नल सेक्टर पे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड न्यूज हो गई, वो फ्लक्चुएट होते हैं तो किस तरह से इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, ये सारी चीजें। बैंकिंग सेक्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, एनबीएफसी, एसएफवीज, पेमेंट बैंक्स, एनपीए, पीसीए फ्रेमवर्क, ये सारे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं, जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। फिर फाइनेंशियल मार्केट, वो उतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी कई क्वेश्चन सेबी, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट देखे गए हैं पास्ट में। फिर आ जाता है बजट और टैक्सेशन पे, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी अभी 2017 में आया है तो उसके मैकेनिज्म, और इस साल रिफॉर्म्स भी आए हैं।
जैसे सितंबर 2025 में, तो वो जीएसटी 2.0 से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं 2026 की प्रीलिम्स में। एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट की बात करूं तो पीएलएफएस डेटा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इंडिया में काफी प्रेवलेंट है, और एलएफपीआर जो भी रिपोर्ट्स हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एमएसपी हो गया, एफसीआई, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है क्योंकि ये हमेशा मुद्दे रहते ही हैं न्यूज में। फिर आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉजिस्टिक, जैसे कि देश में ई कॉमर्स बढ़ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड जेम ट्रिनिटी, जनधन, आधार एंड मोबाइल। तो सरकार के जितने इनिशिएटिव्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर सवाल आता है कि पढ़ें कैसे, हाउ टू स्टडी इकोनॉमी स्मार्टली, मतलब स्टैटिक और करंट को मिक्स करते हो कैसे पढ़े। तो इसके लिए मैंने आपको 3 लेयर इकोनॉमी प्रिपरेशन सिस्टम बनाया है। पहला क्या है, लेयर 1 स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी प्लस बेसिक्स का एक यूपीएससी की 3 आवर्स की वर्कशॉप है हमारी, विच इज एब्सोल्युटली फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें हम A to Z आपको ये बताएंगे कैसे सिलेबस को अप्रोच करना है, कैसे PYQs हैं, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, और स्पेशली एनसीईआरटी का बेस कैसे बनाना है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 to 12 इकोनॉमी, ये 10 में आपको ज़्यादा तो मिलेगा नहीं कंटेंट, बट अगर आपकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जहाँ आपको इंप्रूवमेंट की रिक्वायर्ड है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तब आप 10th पे जाइएगा। अदरवाइज 11th एंड 12th, उसमें 2 बुक है, इंडियन इकोनॉमी की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यही पढ़नी है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है उसमें जितनी इक्वेशन, न्यूमेरिकल्स टाइप देखिए, उनको सबको छोड़ देना एक्सेप्ट फॉर नेशनल इनकम। ठीक है, सो डिमांड के बेसिक, सप्लाई के बेसिक, बैंकिंग, गवर्नमेंट फाइनेंस, कैसे सर्कुलर फ्लो होता है, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका लॉजिक समझना है, मगअप नहीं करना है कि सब रट लिया, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ना वो आपके लॉजिक को टेस्ट करेगा, मेमोरी को नहीं। ठीक है, लेयर 2 की बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स। यहाँ डेली इंटीग्रेशन जरूरी है। आरबीआई की कोई मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसका क्या रिव्यू रहा, क्या स्टांस रहा, एकोमोडेटिव रहा, न्यूट्रल रहा, हॉकिश रहा, क्या रहा। बजट इकोनॉमिक सर्वे जैसे ही आएगा 2026 का, आपको वैसे ही पढ़ना है, और जिस भी ईयर में आप ये वीडियो देख रहे हो उसका। फिर ग्लोबल रिपोर्ट्स की बात कर ले, IMF, वर्ल्ड बैंक, WEO, FAO और WTO, ये जितनी ग्लोबल रिपोर्ट्स होती है ना, सब वाइटल है इकोनॉमी में। कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसका क्या एम है, उस रिपोर्ट में क्या थीम थी, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। लेयर 3 की बात कर लें, यूपीएससी PYQ ट्रेंड। 2011 से 24 की बात करें तो PYQ ने क्लियर पैटर्न दिखाया है, जैसे 7 रिपीटेड थीम्स कौन कौन सी हैं, ये मैंने आपके लिए निकाली है। इन्फ्लेशन रिपीटेड थीम है, RBI, फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, MSP एंड ग्रोथ। तो ये थीम्स हैं जिसको आपको भूल के भी मिस नहीं करना। अब हाउ टू यूज इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट फॉर यूपीएससी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट की क्लास भी लेता हूँ, तो अगर आपको उसको रजिस्टर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री है सर्वे एंड बजट की क्लास। ठीक है, सो सर्वे प्लस बजट, हाई क्वालिटी मेंस आंसर कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आता है, ऑथेंटिक डेटा आता है। न्यूज़पेपर का डेटा ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिपेंसी देखेंगे। तो सबसे अच्छा डेटा मिलता है इकोनॉमिक सर्वे में, साल भर का मिलता है, जो कि आपके आंसर राइटिंग के लिए आसान है, क्योंकि हर मंथ का डेटा आप नहीं अपडेट करके उसको आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, आप ईयरली डेटा लिखो। ठीक है, तो हो गया जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड विजुअली, डायग्राम्स देखो, उसके एग्जांपल्स देखो, केस स्टडी, आप काफ़ी सारे बॉक्स बने होते हैं सर्वे में, वो केस स्टडीज बहुत ज़्यादा वाइटल होती हैं। जैसे यूपीआई की हो गई है ना, या यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात 2017 में कही थी, आज तक वो रेलेवेंट है, उस पर क्वेश्चन आता है, उस पर न्यूज़पेपर आर्टिकल आता है, ये सारी। सो ये पॉलिसी रिकमेंडेशन सर्वे में आपको मिलेगा, ये कंक्लूजन में आपको मेंस एग्जामिनेशन में काम आएगा। बजट में क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है, कोई न्यू स्कीम आई है या पुरानी स्कीम में कोई मॉडिफिकेशन आया है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर, किसको कितना बजट मिला है, किसका बजट इंक्रीज किया गया, जैसे इलेक्ट्रिक ईवीज का, व्हीकल्स का अगर बजट बढ़ाया है तो सरकार रिन्यूएबल एनर्जी तरफ जा रही है, इस टाइप से आपको समझना है। फिस्कल डेफिसिट के टारगेट है, टैक्स में क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे भी रिसेंटली 12 लाख तक की इनकम और 75,000 का और स्टैंडर्ड डिडक्शन ये कम कर दिया तो डायरेक्ट टैक्स कम हो गया। फिर जीएसटी रिफॉर्म्स आए तो
कमोडिटी की जो प्राइजेस थी वो कम हो गई जीएसटी कम होने से, तो लोगों की इनकम बढ़ गई, प्राइजेस कम हो गई, इकोनॉमी को बूस्ट मिला। 5 लाख करोड़ का खर्चा किया है पूरे देश ने इस फेस्टिवल सीजन। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज इससे समझ में आती हैं। तो इस तरह से यू गेट द क्लैरिटी, ठीक है। या इंटीग्रेशन टिप देखते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। यूज वन डेटा वन स्कीम वन एग्जाम्पल इज इक्वल टू गारंटेड हाई क्वालिटी जीएस पेपर 3 आंसर इन मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। हाउ टू राइट इकोनॉमी आंसर इन मेंस, कैसे आंसर लिखना है, हाउ टू राइट आंसर इन मेंस एग्जामिनेशन। लगभग 125 नंबर का इकोनॉमी जीएस 3 में आता है, तो इसको कैसे लिखना है, कैसे काउंटर करना है। इंट्रोडक्शन, जो भी क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी इकोनॉमी का आंसर है, ये स्ट्रक्चर आप एक फॉलो कर सकते हो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, बट 90% में आपका ये चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है डिफाइन द कॉन्सेप्ट और यू कैन कोड द डेटा। पीएलएफएस का डेटा, आरबीआई का सर्वे, मतलब अगर इंट्रोडक्शन में एक डेटा देके आपने शुरू किया ना, उसका इम्पैक्ट बेहतरीन होने वाला है एग्जामिनर पे। फिर आ जाती है बॉडी, 4D अप्रोच होती है, डेटा, डायग्राम, डायमेंशन एंड डाउन टू अर्थ सोल्यूशन। कुछ बच्चे ना सोल्यूशन ऐसा देते हैं कि सर रिमूव करप्शन एंड इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो। अब भाई सबको पता है करप्शन हटने से हो जाएगा, कैसे हटेगा, डाउन टू अर्थ सोल्यूशन नहीं है। यह सोल्यूशन ये नहीं है जो इंप्लीमेंट हो सके तुरंत में, उसके लिए काम किया जा रहा है, वो अलग बात है। तो ये डेटा ऐड करना है, डायग्राम, फ्लो चार्ट, जीडीपी साइकिल, इन्फ्लेशन, ऐसा बना दिया। फिर डायमेंशन, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक के साथ सोशल, एनवायरमेंटल, गवर्नेंस, जो जो चीजें इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं वो, ठीक है। और फिर डाउन टू अर्थ सोल्यूशन, मतलब जो इजीली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेबल। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, जैसे यूपीआई का सक्सेस मॉडल आपने लिख दिया, जीएसटी के रिफॉर्म्स लिख दिया, ट्रिनिटी, जेम ट्रिनिटी लिख दिया, स्टार्टअप इंडिया का स्कीम लिख दिया, मेक इन इंडिया लिख दिया, जहाँ पे अब सारे स्मार्टफोन्स लगभग इंडिया में ही बन रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन में पीएलआई की स्कीम लिख दी। और अभी अभी जो हाल ही में न्यूज में आया है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ना, उसमें अब डोमेस्टिक डिमांड को भी वो केटर कर सकते हैं। पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए थे, पर यूएस टैरिफ और ये सारी चीजें लगने के बाद सरकार ने उनके लिए डोमेस्टिक इकोनॉमी भी खोल दी है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एपीएमसी और एमएसपी के बारे में लिख दिया, ठीक है। फिर कंक्लूजन, मेंशन आत्मनिर्भर भारत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटल इकोनॉमी। जब ये सब चीजें लिखोगे ना तो आंसर फुलफिलिंग होगा और आंसर में इतनी सारी स्टफिंग होगी जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलवा सके। लास्ट में समझते हैं 30 डे इकोनॉमी मास्टर प्लान, कैसे 30 दिन में आप इकोनॉमी को मास्टर कर सकते हो, जस्ट 1 मंथ। अगर आपको मेरे से 1-to-1 फोन कॉल पे बात करनी है इस बारे में, आप कर सकते हैं, नीचे सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। वीक 1 एनसीईआरटी क्लास 11 to 12, 2 मैंने बताई थी, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। मैक्रो में जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे नेशनल इनकम के छोड़ के, सबको छोड़ देना, पढ़ने की जरूरत नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट में इन्फ्लेशन है, जीडीपी है और बैंकिंग है, मतलब ये आपको 3 मेजर चीज इंडेक्स में अलग से दिख जाएगी। फिर आ जाता है वीक 2 पे स्टैंडर्ड बुक, जैसे रमेश सिंह की बुक हो गई, जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा, बेसिक है, ये बुक आपको काम आ जाएगी, ठीक है। एनी कंसाइज सोर्स, आप मेरा पीडीएफ भी ले सकते हैं, वो भी आपको सपोर्ट कर देगा, वो अपडेटेड है, सारी चीजें हैं, वो आपको मिल जाएगा, सपोर्ट नंबर इसके लिए भी, ठीक है। फिर डेली न्यूज़पेपर इकोनॉमी पेज, तो रमेश सिंह की जो बुक है ना वो बिल्कुल रॉ है, जिसने इकोनॉमी कभी नहीं पढ़ी उसके लिए, तो अगर आप उनमें से हैं तो एनसीईआरटी के बाद आपका नेक्स्ट लेवल वही है। फिर स्टार्ट पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, तो जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो पीवाईक्यू आप उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वीक 3 पे आते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे मैंने बताया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो भी बताया, पर बहुत जरूरी है। फिर एमसीक्यूज लगाना है 50 पर डे की, अगर एमसीक्यू आपने लगा दिए तो आपको इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस काफी आ जाएगा। और फ्लो चार्ट फॉर जीएस पेपर 3, फ्लो चार्ट में जैसे स्टेक होल्डर्स की बात कर लें, इकोनॉमी में गवर्नमेंट होती है, कॉर्पोरेट होते हैं और पीपल होते हैं, तो इस टाइप से आप फ्लो चार्ट या अपने रिलेशनशिप चार्ट बना के उसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीक 4 में क्या करना है, मॉक टेस्ट देने, 4 to 6 टेस्ट, सारे नोट्स को रिवाइज करना है और 7 से 10 जीएस आंसर्स लिखने इकोनॉमी सेक्शन के, या पीवाईक्यू भी ले सकते हैं या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप मुझसे भी ले सकते हैं व्हाट्सएप करके, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। अब फाइनल लाइन क्या है इसमें, इकोनॉमी इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर 30 days of smart planning can beat 1 year of random reading। यहीं बच्चे फंसते हैं, वो रैंडमली कुछ भी पढ़ते हैं, उससे अच्छा पे ऑर्गेनाइज प्लान को फॉलो करो, प्लान को एग्जीक्यूट करने का कोई इश्यू है मुझसे बात करो, चीज़ों को समझो, ठीक है। तो लास्ट में आपको रिमाइंड करा दूं 3 hours
यूपीएससी वर्कशॉप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।